नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। विधानसभा चुनाव में खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए बीजेपी अपना पूरा फोकस, पूरा जोर लगा रही। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय नेतृत्व में अपना सब कुछ झोंक रखा है। दूसरे चरण से ठीक पहले पीएम मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। अमित शाह भी यहां धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐसे में सवाल ये उठता, क्या लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जादू चलेगा? क्या विधानसभा में गंवाई जमीन को बीजेपी लोकसभा में वापस प्राप्त करेगी? पहले चरण का घमासान खत्म होने के साथ छत्तीसगढ़ में दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का दौर तूफानी अंदाज में जारी है। बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं। मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशियों का मुकाबला मोदी के चेहरे के साथ है। विधानसभा में करारी शिकस्त खाने के बाद बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रवाद और आतंकवाद पर फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी के पोस्टरों में भी प्रत्याशियों की जगह सिर्फ मोदी ही छाए हुए हैं और मोदी के नाम पर ही बीजेपी जनता से वोट मांग रही है। मोदी जी का 2 सभाएं लेना छत्तीसगढ़ में अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन 2 सभाओं से जो संदेश जाएगा इससे पूरे 11 सीटों पर लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में 68 सीटें लाने के बाद भी कांग्रेस को कहीं न कहीं मोदी फैक्टर की चिंता सता रही है। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेताओं को सभी लोकसभा में प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे राज्य में पहली बार राजनीतिक हालात और आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं जनता कांग्रेस के चुनावी मैदान में न उतरने का फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। मोदी के पास 5 साल के कार्यकाल के नाम पर विफलताओं का एक खजाना है। मोदी जितना प्रचार करेंगे जनता में उतनी भाजपा के प्रति, भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। मुझे पुख्ता सूचना है कि कांग्रेस के साथी ये अफवाह जोर से फैला रहे हैं कि यही हमारे लोगों के पास जाकर कहते हैं कि काहे के लिए तुम जोगी जी के साथ हो। जोगी जी तो खुद ही कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने आवेदन दे दिया है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव मुद्दों और विकास से परे राष्ट्रवाद और व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित हो गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी मोदी को पोस्टर बॉय बनाया था, जिसे राज्य की जनता ने नकार दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी बनाम कांग्रेस के मुकाबले में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आप सीधे तौर पर अगर देखें तो अब की बार के कैंपेन में बीजेपी की तरफ से सीधे संदेश के तौर पर ये जनता के बीच स्टैब्लिश किया जा रहा है कि चेहरों में सिर्फ एक चेहरा, वो है मोदी, और मुद्दों में केवल एक मुद्दा, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के ऊपर प्रतिदिन हम चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें देश का विकास, देश की समस्याएं और पुराने वायदे, इन सबको भी शुमार करेगी बीजेपी। लेकिन आज हम उस चेहरे की बात करेंगे जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास का। क्या वो अब की बार फिर ऐतिहासिक जीत दिला पाएंगे, जिसका दावा वो तमाम इंटरव्यूज में इन दिनों कर रहे हैं। आपके साथ में हम इस विषय को लेकर चलते हैं दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि के पास में। केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस जोड़ी को आप हमेशा देखते हैं मुद्दों के ऊपर डिबेट करते हुए। आज पहला सवाल गुप्ता जी आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी यही प्रदेश में स्टैब्लिश करना चाहती है सारे देश के साथ कि केवल एक बड़ा चेहरा है मोदी, बाकी सब चीजें पीछे, और एक ही बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद छोड़ते हैं, आज चेहरे की बात करते हैं। बार बार वो अपने इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि अब की बार पिछली बार से 3 गुना ताकत से हम लौटेंगे, हमारी सीटें भी बढ़ जाएंगी। कैसे, क्या आधार है इसका? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के कार्य थे उसके आधार पर और मोदी जी की कार्यशैली के आधार पर वोट मांगा था। और जब जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया और स्पष्ट बहुमत से वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो आशातीत सफलताएं
माननीय मोदी जी की कार्यशैली और परिश्रम, मैं कहूंगा कि दिन रात एक कर दिया उन्होंने पूरे भारत के स्वाभिमान, सम्मान और विकास को आगे करने के लिए, चाहे युवा के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो। तो मैं समझता हूं अब हम उनके काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जहां राष्ट्रीय राजनीति लोकसभा का विषय आता है तो जो अपने नगर निगम के चुनाव होते हैं, फिर विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, उस पर मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। और राष्ट्रीय मुद्दों में ये आवश्यक है कि हम कहीं ना कहीं रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। वाकई क्या वाकई केदार जी बातें हो रही हैं। हाँ, नए क्योंकि भारत सारे का मुद्दों तो की बात स्लोगन जब ही कांग्रेस करती है तो आप उसके आगे राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि लाते हैं और बाकी सब खामोश कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, एक प्रमुख सवाल ये कि पिछली बार जो आपका जीत का रिकॉर्ड लोकसभा में छत्तीसगढ़ में रहा, आपके पास बड़ा एक हिस्सा सीटों का रहा, एक सीट को छोड़कर, क्या इसको आप दोहरा पाएंगे? इसमें तमाम तरह के सर्वे एक तरफ, बाकी लोगों का आकलन एक तरफ, बीजेपी का दावा एक तरफ कि हम तो पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 11 की 11 जीतेंगे। ये केवल कहने का दावा कि कोई आधार है इसका? पहले प्रश्न का आपका जवाब कि हम राष्ट्रवाद के अलावा और क्या बात करते हैं, तो नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण तो हमारा स्लोगन है इस चुनाव का, नए भारत का निर्माण करेंगे। और निश्चित रूप से पहले भी मैंने आपके चैनल में राष्ट्रवाद की परिभाषा को कहा है कि जनता की सेवा करना, देश का विकास करना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों को समृद्ध करना और अंतरिक्ष में हमारे उपग्रहों के साथ, बड़े उपग्रहों को छोड़ना, साथ में सैटेलाइट्स के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर के आगे, ये सब राष्ट्रवाद में आता है। राष्ट्रवाद मतलब सेना की लड़ाई पाकिस्तानी नहीं है। राष्ट्रवाद मतलब भारत के नव निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो राष्ट्रवाद है। और इसका सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, इसीलिए मोदी जी के अलावा और कोई नहीं। आपका दूसरा सवाल था, मैं उस पर आ ही रहा हूं पाठक जी। और आपका ये दूसरा सवाल था कि ये सबसे बड़ा चेहरा तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कार्यशैली आप देखें तो आज भूपेश बघेल जी के अलावा कोई नाम नहीं है प्रदेश में, नहीं। और लोकसभा चुनाव है, इसमें कोई राष्ट्रीय नेता का नाम कांग्रेस के पास होना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा कि किसी सांसद ने अपना संकल्प पत्र बनाया आज। तो ये कहां है आखिर? उनके पास कोई विषय नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की। यही बात तो है कि उस बड़े चेहरे के आगे जो प्रदेश में चेहरे उतार रहे हैं आप, जो प्रतिनिधि बनेंगे जनता के, उनकी कहीं बात नहीं। वो क्या विजन लेकर जनता के बीच आएंगे, उनकी कोई बात नहीं। बिल्कुल आप जैसे क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उनको ये बात पसंद आए कि नहीं आए, कि एक अलग मैनिफेस्टो है। लेकिन एटलीस्ट उनका विजन एक सीट को लेकर सामने तो आ रहा है। मैं कह रहा हूं, देखिए ये लोकसभा के चुनाव है, एक सांसद की अपनी मर्यादा है कि उसको 2 करोड़ रुपए जो उनके निधि के मिलते हैं उसके आधार पर वो अपने विवेक से काम कर सकते हैं। परंतु पूरे भारत में अगर एक विजन के साथ बिना पक्षपात के काम हुआ, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो क्या एक एक सांसद को बताना पड़ेगा मेरे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी चलनी चाहिए? क्या अगर बिजली के टावर गांव में लगने वाले हैं जहां नहीं है तो एक सांसद को बताना पड़ेगा मेरे यहां ऐसे लगे? क्या पानी पीने की व्यवस्था है तो एक रायपुर के सांसद के लिए अलग हो और झारसुगुड़ा के सांसद के लिए अलग हो, ऐसे होना चाहिए? लेकिन तो अपने इलाके को लेकर कोई एक बात करते हुए लोग नजर आए मंच पर, एटलीस्ट ये नहीं दिख रहा। चलिए मैं आता हूं। तो झूठी बात है ना, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, झूठी बात है। एक मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और अगर आप ऐसा कहते हैं मतलब आप वही राजेंद्र तिवारी जी कहना चाहिए। राजेंद्र तिवारी जी, क्या कांग्रेस पार्टी की झूठी बात? दूसरी बात, जिस विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है मोदी, इसमें कोई शंका नहीं कि यह सबके लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन कैसे कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि उनके पास में इस चेहरे से निपटने की तदबीर है, या वो अब की बार चुनाव में उतनी जीत हासिल करेंगे जैसा दावा आप कांग्रेसी करते आए? क्या आधार है आपकी बात का? कांग्रेस के पास तो जबरदस्त आधार है, खुद मोदी जी का चेहरा ही सबसे बड़ा आधार है। ठीक है, जैसा कि केदार जी ने कहा, ये बात सही है कि 2014 में मोदी जी का एक आकर्षण था, बड़े सब्ज बाग दिखाए थे उन्होंने, अच्छे दिन आएंगे और क्या क्या लंबी बातें। अगर उस समय के उनके भाषणों की श्रृंखलाबद्ध चर्चा करें तो आज उनके चेहरे से जो पाखंड का मुखौटा हटा है वो भी आएगा। तो हो ये रहा है, अभी राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दिया है केदार भाई ने हमारे, मगर ये आप थोड़ा सा देखिएगा, अभी आपने कुछ पोस्टर वगैरह दिखाए, मैं उन्हीं को देख रहा था, उसमें केवल मोदी जी का चेहरा है और घर में घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे। पिछले 5 साल में मोदी जी ने जो कार्य किया है उसको लेकर की चर्चा भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं। केवल आधार बना करके रखा है इन्होंने पुलवामा की घटना को, राष्ट्रवाद को, और जो एयर स्ट्राइक किया है उसको अपने विभिन्न भाषणों में मोदी जी दोहराते रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल को अगर मोदी जी की समीक्षा की जाए
तो फिर नोटबंदी आएगी जिसमें 125 लोग मर गए और टाएं फिस। क्या कहा था मोदी जी ने कि 50 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आया तो चौराहे पे खड़े होकर के सवाल पूछना। अब लोग चौराहा देख रहे हैं और मोदी जी को देख रहे हैं। जीएसटी, खुद केदार जी जिस वर्ग से आते हैं उनको मालूम है कि किस तरह की विसंगति है जीएसटी के मामले में। NSSO की रिपोर्ट है जिसको, वो सरकार की संस्था है जिसने ये बताया है कि 45 साल में बेरोजगारी अपने चरम उत्कर्ष पर है। उस यानी आज तक 45 वर्ष में बेरोजगारी का ये आंकड़ा नहीं आया जो आया है। आज मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है कि खुदा ना खास्ता, उर्दू में कहावत है और हिंदी में कहते हैं भगवान ना करे, अगर ये दोबारा बन गए तो ऐसा कहर बन करके टूटने वाला है छोटे व्यापारियों के ऊपर जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज दिया है बिजनेस स्टैंडर्ड में 50,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है इनकम टैक्स में, और बड़ी तेजी के साथ में अब जिस तरह से छोटे व्यापारियों को भी चपेट में लेने की तैयारी हो रही है इनकी, वो आप देखिएगा कि बाद में कैसे कहर बन तिवारी जी, मैं आऊंगा इस पॉइंट पर। एक सिंपल सी बात है, फिर क्या वजह है, फिर क्या ऐसी चीज है? आपने जिक्र किया 2014 के चुनाव के समय मोदी जी के तमाम बातों का, उनके भाषणों का। अभी आपने देखे होंगे कुछ चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, कुछ पत्र पत्रिकाओं में बात की है। हर जगह वो कहते हैं कि मैं देश घूम रहा हूं, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, और हर जगह मुझे लगता है कि कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा सीटें लेकर मैं आऊंगा। क्या आधार है फिर इसका? अच्छा, ठीक है। पहली बात, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चैनल में इंटरव्यू दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देख लीजिए। मैं बड़ी चुनौती के साथ, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ये अकेले प्रधानमंत्री हैं भारत के पूरे आज तक के स्वतंत्रता से लेकर अभी तक जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है। इंटरव्यू दिया है अपने हिसाब से, जो जिनको बुला करके जो सवाल जवाब है जाने दीजिए। ये अकेले प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया है, क्योंकि सवाल ऐसी तीखे पूछेंगे कि इनको जवाब देते नहीं बनेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं दुनिया भर में देश विदेश घूमा हूं। यह बात सही है कि वास्को डी गामा के बाद में ये अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं जो पूरे विश्व भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। इनके विदेश यात्रा का खर्च, अगर ऐसा लगता है ये प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के लिए बने हुए हैं, बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, सब कुछ किया, ये सब थोती बातें हैं कि क्या करके लाए हैं आज भी। ठीक है, 3 सवाल लेकर मैं आऊंगा लौटकर, और केदार जी आपसे उत्तर लूंगा जो तिवारी जी ने कहा है। क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये बात भाजपा और मोदी जी स्वयं कहते हैं कि देश विदेश में आज एक ही फैक्टर की चर्चा, मोदी फैक्टर की चर्चा, और उसकी वेव पहले से कहीं ज्यादा है, और इसमें विदेश में उनके दौरे, उनकी नीति, उनके वहां के काम, जो वहां से वो तमाम तरह के मीडिया में अपने विजन दिया करते थे, उसकी चर्चा की वजह से यहां उनको क्या लाभ मिलेगा, इसकी बात करेंगे। चलिए, मोदी का जादू क्या चलेगा, इस पर आज हम बात करें। केदार जी, बहुत सारे पॉइंट राजेंद्र तिवारी जी ने रखे थे, उत्तर दें उनका। क्या अधूरे वायदे दिक्कत नहीं खड़ा करेंगे? उसी चेहरे को आप आगे कर रहे हैं जिस चेहरे ने पिछली बार तमाम वायदे किए। वायदे जितने किए उससे ज्यादा पूरे हो गए, और आज जो वायदे कर रहे हैं वो जो आज तक एक परिपाटी थी भारत की कि 5 साल हमें दीजिए, हम 5 साल में हमारा संकल्प पत्र पूरा करेंगे। इस बार नई घोषणा माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने की है कि हम इसे 2019 तक पूरा कर देंगे, 3 वर्षों में पूरा करेंगे। तो 2022 तक की शायद आप बात करें। नहीं, 19 में पूरा कर देंगे अपने संकल्प पत्र को। वो 2019 तक, अभी क्या चल रहा है 3 साल में पूरा कर देंगे जी। 19 चल रहा है, 19 चल रहा है, 22 तक पूरा करेंगे, 3 वर्षों में पूरा कर देंगे। ये पहली बार हुआ देश में, और ये वही कह सकता है जिसने अपने पुराने वादे पूरे किए हों, जिसके कोई काम बाकी ना रहे हों। अभी भैया कह रहे थे कि हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े हैं, पर कहना पड़ता है कि पूरा विश्व घूम लिए वास्को डी गामा के बाद। पहले थे, हाँ, तो अगर प्रधानमंत्री पूरा विश्व घूमे, जब तो इस्लामिक कंट्रियों का जो वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होकर भारत को समर्थन देता है, तभी तो ईरान कहता है कि आप रुपए में तेल पेट्रोल ले लो हमसे, पहले डॉलर मांगता था, फर्क तो पड़ा है। और कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ, आप खाली बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप गलती कहते हैं, आप एक साथ बोल दीजिएगा भैया। मैं आपका मार्गदर्शन हमेशा लेता हूं, एक साथ बोल दीजिएगा, मैं स्वीकार करूंगा। मैं कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, इतना मत
क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? आप तो वरिष्ठ हैं, जानकार नहीं, हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी का नाम है पर भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये आप देखें और समझें। ये वो नहीं है कि इंदिरा गांधी का नाम था और कांग्रेस का नाम इंदिरा कांग्रेस हो गया। अगर आपको याद हो तो आप याद कर लें, ये ऐसी राष्ट्रीयता, ये ऐसी पार्टी की भावना, ये ऐसी लोकतंत्र वाली पार्टी जिसके नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम पर पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और रहेगा। चले भले ही ना कहें केदार जी, भले ही आप पूरी- ना कहें, लेकिन आप ये बात तो मानेंगे कि अब ये अटल जी आडवाणी जी वाली बीजेपी तो नहीं रही, अब तो ये बीजेपी बदल गई है। अब तो टारगेट ओरिएंटेड है, अब तो ये टारगेट ओरिएंटेड है। तक में शिष्टाचार के नाते भी नहीं बुलाया। अरे भाई, टिकट काट दिया तो काट दिया, बताया तक नहीं, अटल उनको नगर बैठाना बना भी नहीं, रायपुर में। घोषणा पत्र घोषित किया। अटल नगर बना है रायपुर में। चलिए और छोटे। अटल जी कैसे हमारी पार्टी से राजेंद्र बाहर जी, आए? राजेंद्र जी, और आप अटल- बात करते हैं आर्थिक रूप से, अटल जी देश ने में कहा आर्थिक था रूप से बात करने कि दीजिए। राजधर्म अरे, का पालन मैं कह करो रहा हूं, मोदी जी। वो सब हमारे बड़े अटल नेता जी का हैं। स्मरण हम लोग भी करते हमारे हैं मोदी जी को आडवाणी देख करके। अटल जी बड़े नेता उन्होंने हैं। कहा था और- राजधर्म का और पालन जो करो भाई। दिवंगत हो गए, उनकी आत्मा को शत शत नमन है। उन्होंने कहा है छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो अब उसको एक और नीचे लगा दिया। अरे भाई, छोटे मन की बात करो ना, छोटे आदमी की बात करने लग गए। छोटे मन ठीक है। से छोटा आदमी हुआ था, चलिए, तो छोटा गुप्ता मन जी, तो लगाया अब नहीं। एक मिनट छोटा रुकेंगे। आदमी, मैं एक बात कह देता हूं, हम राष्ट्रवाद की बात करते तो आप राष्ट्रवाद कहते हो। अरे आर्थिक रूप की बात कर लो ना। मैं बारंबार कहता हूं कि जो हाउसिंग लोन पहले 11% के आसपास था, 9.5% है। चलिए जो साहब, कमर्शियल लोन ये योजनाएं आप 13% जनता था, को आज गिना रहे 10% हैं। है। मुद्रा बैंक केदार जी, योजना से- केदार अरे, जी, केदार जी, केदार जी, ये सारी योजनाएं आप गिना रहे हैं। आप दिन भर प्रचार करके आते हैं, हम भी समझते हैं, आप ये सारी बातें बताते हैं। नहीं, तिवारी नाम मोदी जी का क्यों ठीक चल बात रहा है, उसका कारण है नहीं ना। नहीं नहीं, जनधन आपने योजना आपने एक बात 30 की, करोड़ अकाउंट आपने एक बात की, डायरेक्ट बेनिफिट ठीक है। ट्रांसफर की योजना एक मोदी जी ने लाई, मिनट, तो एक मिनट, भ्रष्टाचार एक मिनट, कितना केदार था, जी, केदार ट्रांसपेरेंसी जी, कितनी आई है। केदार जी, एक मिनट, एक मिनट। राजेंद्र तिवारी साहब, एक जिक्र बार बार निकलता है कि सारी दुनिया में, विश्व में भ्रमण करके जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को रखा, उससे देश की साख बनी और अब उसका एडवांटेज अब की बार के चुनाव मिलेगा। लोगों को लगता है कि देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और एक नए पायदान के ऊपर देश पहुंचा है। एक बात, पहली बात कैसे बता दूं, निपटेगी कांग्रेस मुझको भी इससे? पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला है। मैं अभी हाल के चुनाव के बाद में कुछ जगहों में गया हूं, वहां जो स्थिति है उसकी व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। और ये मजबूत क्या होता है, उनके हाथ में सुरक्षित है। अरे कोई घी पिया हुआ आदमी है क्या? इस देश का संविधान आपको इतनी शक्ति देता है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो शक्तिशाली ही होता है। और इस देश की गरिमा हर प्रधानमंत्री को देता है। हाँ, 26 तो 5 फुट के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने खट्टे कर दिए था। इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। केदार जी ने अभी पाकिस्तान की बात करी, उसको दुख होता है। मैं पाकिस्तान 2 बार गया हूँ, ऐसा दलितर देश है, हम उसके साथ अपने देश की तुलना करते हैं। अरे हमारे को अपनी तुलना करनी चाहिए तो चाइना के साथ करनी चाहिए, ब्रिटेन के साथ करनी चाहिए, जर्मनी के साथ करनी चाहिए, अमेरिका के साथ तो नहीं कर सकते जिसका 21 लाख करोड़ डॉलर का की अर्थव्यवस्था है। हम तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ। राजेंद्र जी और गुप्ता जी, राजेंद्र जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, एक मिनट, गुप्ता जी, तिवारी साहब, गुप्ता जी, आजादी के लिए से लेकर आजादी तिवारी साहब, गुप्ता जी, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हो गया। तिवारी साहब, एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपका चेहरा देखिए, एक नेता का चेहरा नहीं दिखाई देगा इनकी पार्टी में, केवल और केवल मोदी ठीक जी है, दिखाई दे रहे हैं। केदार जी, अब मेरी भी सुन लें। केदार जी, मेरी भी सुन लें। आप दोनों ने जो पॉइंट रखे हैं इस चेहरे के पक्ष विपक्ष में, दोनों ने जो पॉइंट रखे हैं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आप लोग ये बात जनता भी जाकर कहते ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, और एक बार फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे उन मुद्दों की भी जो जनता चाहती है। ठीक है, अवश्य रखेंगे साहब। अभी चुनावी दौर है तिवारी जी, अभी चुनावी दौर है। उन महिलाओं के बारे में आज के लिए धन्यवाद आपका।